हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन खत्म किया था। तो अगर आपको उसमें कोई भी डाउट रहा हो या उससे पहले हमने जितने चैप्टर पढ़े उसमें आपको कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट पे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका नया चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 12 आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक से। मेक श्योर आप जो भी ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हो, मेरा फॉलो करो या किसी और का, इससे पहले वाले चैप्टर्स के लिए आपने किया हो तो ध्यान देना वो वीडियो इस साल या लास्ट ईयर ही बने हो, क्योंकि उससे पहले आपकी दूसरी बुक चलती थी, ठीक है। खैर चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो फैक्टराइजेशन जानने से पहले हम समझ लेते हैं फैक्टर्स। देखिए मैं जैसे पढ़ाता हूँ वैसे ही पढ़ाऊंगा कि पहले मैं आपको चैप्टर का मतलब समझाऊंगा और इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ते हैं वो समझाऊंगा, देन ही हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले हमें फैक्टराइजेशन समझना चाहिए और फैक्टराइजेशन से पहले हमें समझना चाहिए फैक्टर, क्योंकि चैप्टर के नाम में वो भी आ रहा है। तो देखो फैक्टर की जो नॉर्मल डेफिनेशन होती है वो यही होती है कि अ नंबर which divides another number completely is known as factor of that number, ठीक है। ये डेफिनेशन है, इसका मतलब समझ। अगर कोई नंबर किसी नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है तो वो उस नंबर का क्या कहलाता है? फैक्टर। अब कहोगे पूरी तरीके से डिवाइड करने का क्या मतलब हुआ? देखो जैसे 7 है, ठीक है। 7 को 3 डिवाइड कर देगा, देखो 2 बार में जाएगा, 6 जाएगा, 1 रिमाइंडर आ गया। बट ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं किया, क्यों? क्योंकि रिमाइंडर क्या बच गया? 1। यही अगर 6 होता तो ये इसको 2 बार में डिवाइड करता, रिमाइंडर 0, तो ये इसको क्या कहला रहा है? कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो 6 का 3 क्या हो गया? फैक्टर हो गया। बट 3 7 का फैक्टर नहीं हुआ क्योंकि इसने इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं किया। तो अगर कोई नंबर किसी को कंप्लीटली डिवाइड करता है तो वो उसका क्या कहलाता है? फैक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल 18 है आपका, जिसके फैक्टर्स क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 2 कंप्लीटली करता है, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 18 होगा, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हो गए? 18 के फैक्टर्स हो गए। क्लियर हुआ? बेसिक चीज है, जो नंबर किसी को कंप्लीटली डिवाइड करे वो उसका फैक्टर, ठीक है। ओके। और ये नंबर इन लोगों का क्या कहलाता है? मल्टीपल, ठीक है। खैर उसको इंपॉर्टेंट भी नहीं है हमारे लिए, क्या है? फैक्टर समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म जो हमें सीखना है, जो चैप्टर का आपका नाम है वो है क्या? फैक्टराइजेशन। तो हमें ये समझ आना चाहिए फैक्टराइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो किसी नंबर को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने को ही क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन। मतलब एक नंबर है, उसके जो फैक्टर्स है उन्हीं के प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको लिख दो तो वो उसका क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन, ठीक है। जैसे 18 था, 18 का फैक्टर क्या है? एक 1 है। अब 1 इंटू 18 कर दो, ये दोनों 1 18 के फैक्टर हैं। और देखो प्रोडक्ट करने पे भी 18 आ रहा है, तो मतलब ये क्या हो गया? इसका फैक्टराइजेशन हो गया। 2 इंटू 9 कर दो, ये दोनों उसके आपके क्या है? फैक्टर्स हैं। दोनों के प्रोडक्ट करने को देखो लिखना तो 18 को ही है ना, जैसे 5 6 और 9 भी तो इसके फैक्टर है, बट अब इनको आप प्रोडक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो 54 बन जाएगा प्रोडक्ट करोगे, राइट। तो ऐसे दो फैक्टर्स को लेने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या हो जाए? ये बन जाए, तो यही कहलाता है फैक्टराइजेशन, ठीक है। मतलब दो या दो से ज्यादा उसी के फैक्टर्स हो बट सबको इंटू करने पे वही आ रहा हो, ठीक है। तो जैसे आप क्या लिख सकते हो? 6 इंटू 3 कर सकते हो, दोनों उसके फैक्टर और प्रोडक्ट करने पे वही नंबर आ रहा है। समझ में आया? तो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि नंबर्स को उसके प्रोडक्ट के फॉर्म, फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने को फैक्टराइजेशन कहते हैं, ठीक है। आप लोगों ने सीखा होगा क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों ने सीखा था, राइट। हमने किसमें सीखा था? स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाले चैप्टर्स में हमने देखा था। तो क्या होता था फैक्टराइजेशन? जैसे अभी 18 का फैक्टराइजेशन करने को बोलू, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते थे? ऐसे करते थे, 2 से गया 9, ये 3 3 1, फिर इसको लिख देते थे। देखो ये क्या है? ये 2 इसका फैक्टर ही तो था, 3 भी इसका फैक्टर था, ये तो ऑलरेडी 3, दोनों 3 ही है। तो ये आपने एक तरीके का फैक्टराइजेशन है, तो क्या इसको देखो उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। ये नॉर्मल फैक्टराइजेशन से थोड़ा डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इसमें आपके जितने फैक्टर दिख रहे हैं सब प्राइम है। 6 9 आपको नहीं दिख रहे हैं क्योंकि 6 9 प्राइम नहीं होते। फिर आपको कुछ रिपीटेटेड दिख रहा है, राइट। तो इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए इसका अलग से भी नाम होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, बट एक्चुअल में देखो कर तो ये भी वही रहा है, उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसने लिखा हुआ है और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा कि फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है।
तो अब आते हैं, चलते हैं कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, वो बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर कैसे होते हैं, ठीक है। जैसे भाई नंबर था तो नंबर तो समझ में आ रहा है, एक्सप्रेशंस के भी फैक्टर्स होते हैं क्या, वो हमें देखना होगा, ठीक है। फिर फैक्टराइजेशन करना भी हमें सीखना होगा, जैसे आपने प्राइम, अब जैसे फॉर एग्जांपल नंबर ही था, इसका मैं बोलूं फैक्टराइजेशन कर दो, तो भाई कैसे करोगे, एक तो तरीका था ना प्राइम फैक्टराइजेशन करने का तरीका था, नॉर्मली भी आपको देख के थोड़ी हमेशा पता चलेगा, अच्छा 2 से जा रहा है 9 से जा रही है, बड़ा नंबर हो गया, तो जैसे भी इसका करना हो तो क्या करोगे 729, तो कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। तो नंबर में भी आप कंफ्यूज हो जा रहे हो कैसे करना होगा फैक्टराइजेशन, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में तो और कंफ्यूज होगा कि उनका पहले तो भी देखना है कि उनके होते कैसे हैं, दूसरा होते भी तो उनके करे कैसे, राइट। तो इसलिए एक मेथड ये सिखा रहा है, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स की हेल्प से हम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब क्या होता है कॉमन फैक्टर, कैसे करते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स, मतलब टर्म्स को ग्रुप करके, मतलब हो सकता है ना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो क्या बताया था मैंने, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वेरिएबल नंबर्स, इनको मिला के कुछ भी बन सकता है, तो जरूरी थोड़ी है कि प्लस माइनस हमेशा नहीं होंगे, हो सकता है मल्टीपल टर्म्स वाला भी एक्सप्रेशन हो सकता है, राइट। तो उनका फैक्टराइजेशन कैसे करना हो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये देखो ये मैंने ये नहीं लिखा है कि ये फैक्टराइजेशन के दो अलग अलग मेथड है, मेथड एक ही है, जस्ट यहाँ पे आप सब में से कॉमन ले लेते हो, यहाँ पे आप पहले ग्रुप्स बनाओगे, ग्रुप में से कॉमन लोगे देन आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, बट कुछ नया नहीं, ऊपर वाले को यूज करके ही है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे। फिर आइडेंटिटीज हम देखेंगे कि फैक्टराइजेशन आइडेंटिटीज का यूज करके कैसे होता है, इसे ध्यान दो, आपकी बुक में तो हटा दिया गया था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और आइडेंटिटी चैप्टर, मैंने आपको थोड़ा पढ़ाया था, याद होगा अगर आपको, तो मैंने बताया था अगर दो नंबर सम हो रहे हो और उसका स्क्वायर कर रहे हो, तो आंसर में क्या आता है, पहले वाले नंबर का स्क्वायर आता है प्लस 2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर प्लस दूसरे वाले का, ये हमने देखा था ना, वो जो हम लोग 101 102 का स्क्वायर निकालते थे, 100 प्लस वो करके हम करते थे, राइट। तो अगर आपको इस फॉर्म में दिया था ये, तो आप बिना मल्टीप्लाई किए ये निकाल लेते थे, ठीक है। अगर अब आपको इस फॉर्म में दिया हो तो भी तो ये कर सकते हो भाई, अगर मेरा ये हाथ मेरे इस हाथ के बराबर, तो इवेंचुअली मेरा ये हाथ मेरे इस हाथ के भी तो बराबर है, तो सिमिलरली अगर a प्लस बी का स्क्वायर इसके बराबर था, तो ये भी तो इसके बराबर है। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने देखा मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो लिख रहे हो, तो देखो यहाँ पे ये सब प्लस के फॉर्म में थे और ये किसके बराबर हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब सारा कुछ आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया, एक ही टर्म बन गया। तो ये भी एक तरीका होता है कि आइडेंटिटीज की हेल्प से भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, वो आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये एक तरीके का फॉर्म है कि इस तरीके को भी हम समझ के कर सकते हैं फैक्टराइजेशन, हम वही देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिवाइड कैसे करते हैं, क्यों, क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी आपको नंबर्स दे दूं, मैं इसको बोलूं 5x+2 को x से डिवाइड करो, अब ये सब आपको अभी नहीं समझ आएगा कैसे डिवाइड करना है, क्या करना है, तो वो भी हम देखेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ आई हो कि क्या कहते हैं कि कैसे क्या क्या हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। तो पहला टॉपिक है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स, तो जैसे मान लो 5xy लिखा है, ठीक है। तो फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि आप मल्टीप्लाई करके जिसको लिख सको, राइट। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी ये सब क्या है, मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है, 5 × x × y, ठीक है। तो यहाँ से इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 5 एक इसका फैक्टर हो गया, x इसका फैक्टर हो गया, y इसका फैक्टर हो गया, क्लियर हुआ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कुछ। तो क्योंकि देखो फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है, जो उसको पूरी तरीके से डिवाइड करे। अब अगर 5 ये है तो ये पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा होगा, तो पूरी तरीके से डिवाइड करना मतलब कैंसिल हो गया, कितनी बार गया, 5 से 5 कट गया, एक्स वाई बार में कट गया। कहोगे सर ऐसे कैसे बिना रिमाइंडर निकाले, देखो क्या होता है, जैसे मान लो 3 × 7/3 आप कर रहे हो, अगर ये पूरी पूरी कट गया, नीचे 1 बच गया, ठीक है, सिर्फ कुछ और नहीं बचा, इट मीन्स इसने इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया, अदरवाइज नहीं कर पाता। जैसे अभी मैं कहूँ 7/3 करो, रिड्यूस ही नहीं हो रहा है, नीचे आपका 3 बचा है, मतलब हुआ ही नहीं, समझ में आया। तो ये है आपका, अब देखो 5 से आप डिवाइड करो, 5 पूरा पूरा कट गया, नीचे 1 बचा, इट मीन्स 5 ने इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया, इट मीन्स 5 इसका क्या है, फैक्टर है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि एक्सप्रेशंस के भी फैक्टर्स हो सकते हैं, वो आपस में मल्टीप्लाई करके होते हैं, जो जो मल्टीप्लाई कर रहा होता है वही उसका क्या कहलाता है, फैक्टर। तो जैसे 5xy के फैक्टर्स क्या हो गए, 5 भी हो गया, x भी हो गया, y भी हो गया, ये सब इसके फैक्टर है। कुछ और आप बड़ा ले लो, 5x³ y³ जेड स्क्वायर, ऐसे मतलब इसके फैक्टर्स देखो क्या होंगे, 5 होगा, x होगा, y होगा, z होगा, अलग अलग बता रहा हूँ, ठीक है।
फिर एक्स स्क्वायर होगा, एक्स क्यूब होगा, ये भी इसके फैक्टर्स होंगे। फिर वाई हो स्क्वायर होगा, वाई क्यूब होगा, फिर जेड स्क्वायर होगा, फिर एक्स वाई होगा। ऐसे करते करते तमाम फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। समझ में आया, क्योंकि सब इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स आई होप आपको समझ आया हो कि चीज को मल्टीप्लीकेशंस के फॉर्म में लिख दो तो वो वही उसके फिर जो जो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं वही उसके फैक्टर होते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो अगर कोई आपसे फैक्टराइजेशन करने को बोले या फैक्टर बताने को कहे तो इट मीन्स वो कह रहा है कि आपको जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दो, और फिर जो जो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं वो सब उसके फैक्टर। जैसे मैं बोलूँ 10xy का फैक्टर बताओ, ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दो, 2 × 5 × x × y, यही हुआ, राइट। तो ये सब इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। 2 एक फैक्टर, 5 एक फैक्टर, x एक फैक्टर, y एक फैक्टर, ठीक है। समझ में आया आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर होते हैं और कैसे होते हैं, ये आपको आई होप इस वीडियो में समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि एक वाला था तो कहोगे सर ये तो बड़ा आसान था, मान लो जैसे आपने बताया 2xy कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, x हो रहा है, y हो रहा है, सब तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सारे फैक्टर। मैंने कहा बात तो सही है आपकी। तो सर ये बताइए आप, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसका फैक्टराइजेशन इसमें तो क्या करूं, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई देखो, x इंटू वाई एक्स कर दूं प्लस 2 इंटू एक्स कर दूं, तो अब ये थोड़ी करूंगा x और 2 इसके फैक्टर नहीं, क्योंकि फैक्टर मतलब पूरा मल्टीप्लाई हो रहा हो, ऐसा ना हो कि एक टर्म मल्टीप्लाई हो रहा, राइट। तो ये तो पहले क्या प्लस बीच में लगा हुआ है, तो आप इसको फैक्टराइजेशन कर ही नहीं सकते। फैक्टराइजेशन करने का मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में पहले लिखना, और जब लिखोगे उस टाइम पे वहां एक ही फैक्टर होगा और एक ही एक्स क्या कहते हैं, एक ही टर्म होगा, ज्यादा नहीं होगा। जैसे देखो ये क्या था, 2 × x × y हमने ऐसे लिख दिया, टर्म कितने, एक ही तो, एक से ज्यादा तो नहीं है। ऊपर भी हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें क्या किया था, 5xy कर दिया था, तो ये भी एक ही टर्म है। तो जब आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख पाओगे किसी चीज को, देन यू विल फाइंड कि उसके फैक्टर्स क्या है। बिना मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखे आप अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर नहीं बता सकते, ठीक है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल जब 2xy था तो आपने देखा ये तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो 2 फैक्टर x फैक्टर y फैक्टर, यहाँ तो क्लियर है। बट अब जो ये क्वेश्चन आ गया, ये तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में नहीं है ना, बीच में तो प्लस लगा हुआ है और एक से ज्यादा टर्म हो गया, तो इट मीन्स इसका हम नॉर्मली नहीं बता सकते, ठीक है। तो उसको बताने का जो तरीका होता है उसको कहते हैं फैक्टराइजेशन यूजिंग कॉमन मेथड, कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, जो टर्म्स है, एक से ज्यादा टर्म है तभी तो आप कह रहे हो कि इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, इजिली नहीं हो पाएगा। तो जितनी भी टर्म्स है अगर उन सब में आपको कुछ कॉमन मिल रहा है तो आप ले लो। क्या कॉमन है इसमें, देखो पहले इनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लो, एक एक टर्म को तो लिख सकते हो ना, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स इंटू एक्स प्लस 2x इंटू ये। अब जितनी चीजें मल्टीप्लाई हो रही है मल्टीपल टर्म्स में, देखो उनमें से क्या कोई कॉमन है, जो जो कॉमन हो बाहर ले लो। तो x कॉमन था, x कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा, एक x चला गया तो अंदर क्या बचा, x बचा। ऐसे नहीं समझ आया तो डिवाइड करो, तो अंदर क्या था, x इंटू एक्स, जो कॉमन लिया वो डिवाइड कर, वो कट गया, क्या बचा x प्लस। यहाँ पे 2 इंटू एक्स था, x चला गया तो क्या बचा, 2 बचा। भूल गए तो 2 इंटू एक्स में से x निकाले थे तो ये कट गया, क्या बचा, 2 बचा। तो ये अब देखो आप ओवरऑल कितनी टर्म से, एक ही टर्म है, क्यों, क्योंकि ये और ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, टर्म तो प्लस माइनस से होते हैं। कहोगे सर प्लस तो यहाँ लगा है, पर इससे क्या मतलब हुआ, हमारे लिए तो मेन ये है ना, क्या कहते हैं, राइट। अब जैसे होता है कि जैसे आप सुने होंगे अक्सर कि हमारे यहाँ से मूवीज ऑस्कर नहीं जीतती, या फिर आपने सुना होगा कि मतलब ऑस्कर में किसी गाने को अच्छा लगा, आप कहते हो यार इससे अच्छे तो और गाने थे, वो कैसे जीत गया, राइट। तो वो ऐसा होता है कि आपने जब नॉमिनेट किया हर कैटेगरी के लिए, आप क्या करते हो, अलग अलग नहीं नॉमिनेट कर सकते, राइट। या जैसे आपके एग्जाम में कहीं पे मान लो क्विज कंपटीशन हो रहा है, उसमें उन्होंने एक ही टीम भेजनी है जो मैथ में भी अच्छी हो, साइंस में भी अच्छी हो, राइट। हो सकता है आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट हो जो मैथ में ब्रिलियंट हो बट साइंस बहुत बेकार है, बट कोई ऐसा है जो साइंस में ब्रिलियंट है बट मैथ बेकार है। तो क्या इन दोनों को चूज करना सही होगा, कहोगे नहीं। क्यों, क्योंकि ये लोग, ये मैथ वाले साइंस का कुछ नहीं कर पाएगा, ये साइंस वाला मैथ का कुछ नहीं कर पाएगा। तो आपको ऐसे लोग लेने पड़ेंगे जो भले इससे वीक हो बट वो दोनों में अच्छे हो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी यही है, ठीक है। क्या कहते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दोगे, और जो फिर आपको कॉमन लगेगा वो आप ले लोगे, राइट। और लेने के बाद आपको सिर्फ बाहर का ब्रैकेट देखना है कि ओवरऑल कितने टर्म है, ओवरऑल एक टर्म है, ये तो इस पर्टिकुलर टर्म के अंदर प्लस लगा है ना, तो उससे हमें मतलब नहीं, ठीक है। तो अब आपके फैक्टर्स क्या हो गए, एक्स हो गया, एक्स प्लस 2 हो गया, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा कि कॉमन फैक्टर लेके हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं।
कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2x प्लस 8y, ठीक है। इसमें देखो कुछ कॉमन दिख रहा है। देखो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको कि अभी आपको क्या लगेगा कि सर ये कैसे पता चले कॉमन। सबको मल्टीप्लाई करके लिख दो, क्या लिखोगे 2 इंटू एक्स, राइट। इसको इसका तो प्राइम फैक्टराइजेशन पता है ना, 8 का क्या होगा, करके देखना 2 इंटू टू इंटू टू इंटू वाई, ऐसे लिख लिया करो अगर नहीं समझ आ रहा क्या कॉमन लेना है। अब देखो क्या क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है बस, और यहाँ पे भी एक 2 है, तो 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, 2 चला गया तो x बचा, यहाँ क्या बचा 2 चला गया तो 2 2 बचे, मतलब 4y बचा। तो ये हो गया आपका क्या कहते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल का फैक्टराइजेशन। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी कैसे करना। अभी हम पूरी एक्सरसाइज लगाएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कि हमें क्या करना है कि फैक्टराइजेशन ही फाइंड करना है, फैक्टर्स ही फाइंड करना है, बट इस बार यूजिंग हमें क्या करना है, क्या कहते हैं रीग्रुपिंग करके करना है, ठीक है। तो आप कहोगे रीग्रुपिंग क्या होता है, तो जैसे मान लो 2 टर्म थे तो आपको पता था कि उन्हीं दोनों में से कुछ कॉमन होगा, मैं कॉमन ले लूंगा। पर 4 टर्म हो गए, 6 टर्म हो गए, तो आप कैसे करोगे, तो उस केस में आपको ग्रुप बनाना पड़ता है पहले। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल ले ले, मान लो x प्लस 2y है, प्लस आपका क्या है क्या कहते हैं, मान लो कुछ भी लिख लो कि x प्लस 2y है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 2x, तो 2x ले लेते हैं, 2xy ले लेते हैं, और यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या कहते हैं, कुछ भी ले लो, क्या y ले लेते हैं। और ठीक है, अभी हम करते हैं, जैसे यहाँ से लिया हमने, ठीक है, मान लो ऐसे ले लेते हैं, एक्स वाई ले लो, कुछ भी ले लो, बाद में देखते हैं, एक्स स्क्वायर वाई ले लो, ठीक है। अब आप कहोगे सर चारों में तो एक्स कॉमन है, ठीक है, मान लो ये वाई स्क्वायर है। आप कहोगे सर चारों में तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, देखो यहाँ वाई है, यहाँ वाई है, यहाँ वाई कॉमन, मान लो यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। कहोगे फिर से लिख लेता हूँ, ये है मान लो वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब कहोगे सर चारों में तो कोई कॉमन नहीं है, देखिए इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखो, y इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू एक्स। चारों में कुछ कॉमन, यहाँ वाई वाई है, यहाँ भी वाई है, यहाँ वाई है, बट यहाँ वाई नहीं है। तो कभी कभी आप चारों में से कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है, तो दो में से आपको लेना पड़ जाता है। जैसे मान लो आपने इन दो में से ले लिया, तो यहाँ से वाई कॉमन लिया तो क्या बचा, वाई प्लस 2x बचा। यहाँ पे मान लो कुछ इन दोनों में से आप कुछ कॉमन ले देते, मान लो 3x ले लिया, कोई क्वेश्चन बता रहा हूँ, और यहाँ पे y प्लस 2x बचा, ठीक है। तो आपने क्या किया, 4 टर्म्स थे उसमें से ग्रुपिंग करके दो दो दोनों में से कॉमन ले लिया, ठीक है। पर क्या हुआ, ध्यान समझना, यहाँ पे अभी भी बीच में तो प्लस ही है, मेन साइन तो बाहर प्लस का है, तो ये फैक्टराइजेशन तो हुआ नहीं, क्योंकि उसके लिए प्रोडक्ट के फॉर्म में होना चाहिए। पर टर्म्स जब आते तो आप कॉमन ले सकते हो कुछ, देखो कॉमन क्या दिख रहा है, 1 प्लस 2x, वाई प्लस 2x यहाँ भी है, वाई प्लस 2x यहाँ भी, तो वाई प्लस 2x आप कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में आएगा वाई प्लस 3x। समझ में आया? आई होप ये आपको समझ आ रहा है कि पहले हमें कॉमन नहीं दिख रहा था, बट जब हमने ऐसा किया तो उसके बाद हमें कॉमन दिख गया, फिर हम कर लिए। तो इसी मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, रीग्रुपिंग मेथड, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। मैं थोड़ा सा और अच्छे से आपको कॉमन लेना समझाता हूँ, कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x, क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, x ले लिए तो यहाँ x बचा प्लस 5 बचा, क्लियर। फिर मैं समझाऊं, मान लो 2x स्क्वायर प्लस 4y, क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, ठीक है, 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा 2y, ठीक है। आपको आई होप समझ आ रहा हो कैसे। अच्छा ये बताओ, अब जैसे समझना ध्यान से, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से कुछ कॉमन लेना है, मतलब x प्लस 2y से। कहोगे सर ये इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा, तो क्या 1 कॉमन लेके x प्लस 2y नहीं लिख सकते, ये भी तो हो गया फैक्टराइजेशन, देखो 1 कॉमन लेके ये कर दिया, राइट। बट ये आपके आंसर से मैच नहीं करेगा, क्योंकि 1 उतना वो मैटर नहीं करता इसमें, क्योंकि इसमें फिर 1 तो सब कोई कर लेगा, मल्टीप्लाई तो करना है। बट हाँ, अगर आप वैसे देखो तो क्या ये भी एक तरीका तो है ही फैक्टराइजेशन का, x प्लस 2y आपने इसको कर दिया तो ये भी एक तरीका है करने का, ठीक है। क्या, अब जैसे मान लो ये है, इसमें से मैं -1 कॉमन ले सकता हूँ, सर -1 तो दिख ही नहीं रहा है, क्या ही आप कॉमन लोगे, राइट। तो ले सकते हो, क्योंकि तुमको क्या मतलब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तुम्हें तो क्या -1 तुमने कॉमन ले लिया, उसके बाद तुम्हें अंदर देखना है क्या बचा, राइट। तो x में से -1 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, अब नहीं समझ आ रहा होगा, पर कॉमन लेने के बाद मैंने बताया था ना डिवाइड किया जाता है, तो x को -1 से डिवाइड करो तो माइनस नीचे की जगह ऊपर आ जाएगा, क्या बचेगा अंदर, -x बचेगा, क्लियर हुआ। यहाँ भी 2y है, क्या बचा नहीं पता, -1 कॉमन लिया है,
तो 2y को -1 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या आ गया, -2y आ गया अंदर। ठीक है, क्लियर हुआ, आपको समझ आ रहा है। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, -1 कॉमन लेने से आपकी क्या हो गई, दोनों की साइन बदल गई। ठीक है, तो इससे अभी ऊपर आपने देखा था कि यहाँ पे हमने क्या किया कि 4 टर्म दे दिए थे, आपने कुछ कॉमन लिया, ये कुछ कॉमन आ गया। मान लो क्या होता, 3x आपको कॉमन दिख रहा है, पर 3x कॉमन लेने पे ये -y और -2x बन जा रहा है, तो आप उस केस में 3x कॉमन नहीं लोगे, आप उस केस में क्या लोगे, -3x लोगे, क्योंकि जब ये चेक करेगा क्या बचा, तो आपका अंदर y बचा होगा। समझ में आया। तो ये तरीका होती है, ये भी तरीका जो है वो टोटली बेस्ड है आपके कॉमन फैक्टर पे ही। बस इसमें ये हो जाता है कि पहले आप रीग्रुप करते हो, दो दो से कॉमन लेते हो, बाद में पूरे से कॉमन लेते हो। ठीक है, तो आई होप ये आपको यहाँ तक समझ आया होगा। हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, इसके बाद हम आपकी एक्सरसाइज ही लगाएंगे जिसमें हमने इसी के बेसिस पे पूरी एक्सरसाइज की है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।